हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हम लोगों ने नीट की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम 2005 से लेके 2023 तक जितने भी नीट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे 12th का सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाल ही में नीट का 2024 का जो हमारा पेपर हुआ है, काफ़ी इजी पेपर आया था। उम्मीद है सब लोगों ने वो पेपर देखा होगा। बहुत जल्दी उसके वीडियो सॉल्यूशन जो है उस पेपर का हमारे पास अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। जैसे तुम अगर यहीं पे देखो तो 2023 फेज 2 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन, फिर 2023 फेज 1 में अगेन 2 क्वेश्चन, फिर 22 फेज 1 में 3 क्वेश्चन, फिर 2022 फेज 2 में 3 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है, 2-3 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 2005 से लेकर 2023 तक काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। इसमें हम टोटल 54 क्वेश्चंस को जो है इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं अब तक। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय निशांत सर, उसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप इसकी पीपीटी जो है, ठीक है, ये जो क्लास में सारी की सारी पीपीटी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसकी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन देखने के लिए आप इसका अगर यूज करोगे इस वीडियो का तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन है, इनका डिस्कशन अपन टोटल 3 पार्ट में करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, टोटल पार्ट 1, 2 एंड 3 3 पार्ट में डिस्कस होने वाले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। तो क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है वैसे तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है ये और इसके फॉर्मूले सबको पता होंगे, फिर भी मैं एक बार जरूर बताता हूँ कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स सीरीज में हो, ये C1, C2, C3, ध्यान देना सारे के सारे कैपेसिटर जो वो लाइन से हैं, बीच में अगर कोई भी ब्रांच हुई तो इनके सीरीज में होने की कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई ब्रांच नहीं है इनके बीच में, तो मैं कहूंगा ये सीरीज में। और सीरीज में 1/C इक्वलेंट की वैल्यू होती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर दो ही कैपेसिटर है तो सीधा सीधा सी इक्वलेंट का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, C1 C2/C1 प्लस C2। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो कैपेसिटर में सीरीज में होगा, और जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल में होगा। यहीं पे एक रिजल्ट और बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास, अगर हम ऐसे आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के सी 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 के एन कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो उनके लिए सी इक्विवेलेंट सीधा रिलेशन से निकाल सकते हैं, C/N होता है। मतलब सी के अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो सीरीज में उनका C/3 हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। अगर मैं 3 के 3 जोड़ दूंगा तो 3/3 हो जाएगा। 5 के अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 5/2 हो जाएगा। कुल मिला के सी के 2 जोड़ेंगे तो C/2 हो जाएगा। ये कई जगह खूब काम आता है हमारे पास। साथ में अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाए तो इसमें क्या होता है, सारे कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधा ही C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज। आपसे इस अरेंजमेंट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी हुई है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा 2 पॉइंट के अक्रॉस पूछी जाएगी, जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस अपन सप्लाई लगा के इसको कनेक्ट करने वाले हैं, सर्किट को चार्ज करने वाले हैं। यहाँ अपन को दो वो पॉइंट दिए नहीं है, तो डेफिनेटली अपन बैटरी के अक्रॉस ही ये जो 2 पॉइंट है हमारे पास, इनके अक्रॉस अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए और बी के अक्रॉस अपन सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ अगर तुम देखो तो 15 15 15 ये तीनों के तीनों हमारे पास किस में हो गए, सीरीज में। और इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा वो इस 15 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो 15 15 15 हमारे पास सीरीज में। अभी अभी अपने रिलेशन देखा कि अगर सी के एन कैपेसिटर सीरीज में लगाए जाएं तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/N।
यहाँ अपन सी के 3 लगा रहे हैं तो C/3 विल बी द इक्विवेलेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं इस 15 को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, C/3 से 15/3 या बोल दो 5 माइक्रोफेरेड। तो इन तीनों को हटा के तो मैंने एक ही कैपेसिटर लगा दिया। अब ये जो 5 वाला, ये 15 वाला जो बच गया है, ये इसके साथ किस में आ गया हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अपन को ए और बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट फाइंड करना। अपन को साफ साफ पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर होते हैं तो अपन कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो C1 प्लस C2 से 20 माइक्रोफेरेड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा बिटवीन बोथ पॉइंट्स ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड। आपसे क्या कहा है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसको चार्ज किया गया। अब अगर मैं एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को अगर मैं चार्ज दूं तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसको देने वाला चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे फैल जाता है। साथ में सरफेस भी यूनिफॉर्म है, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की तरह। और यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले की अगर बात करूं तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे देखें, जहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब आउटर पॉइंट, तो आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R²। और आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, वही होता है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। सरफेस पे अगर बात करें तो सरफेस के लिए इन्हीं फॉर्मूलों में स्मॉल आर की वैल्यू घटते घटते रेडियस के बराबर कैपिटल आर हो जाएगी। तो ई सरफेस हो जाएगा KQ/R², एंड वी सरफेस हो जाएगा KQ/R। अब हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, जिसकी वजह से हर जगह अंदर का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना इसकी सरफेस पर होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे क्या कहा है कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटर पॉइंट पे बात कर रहा है। तो आउटर पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर वुड बी, कि आउटर पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अपन को अभी भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आउटर पॉइंट पे, KQ/R²। अब ऐसा तो कोई इसने ऑप्शन दे ही नहीं रखा, इसने सारे आंसर V की फॉर्म में पूछे, जहाँ V क्या डिफाइन कर रखा है, V इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल ऑन द सरफेस V है हमारे पास KQ/कैपिटल। अब बस अपन को क्या करना है, E को इस V में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से सीधा सीधा KQ की वैल्यू निकाल के आप क्या करो, KQ की वैल्यू अगर यहाँ से तुम देखो V से तो कितनी आ गई, VR आ गई। अब ये रिप्लेस कर दो इसमें, तो KQ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने पे ये बन जाएगा VR/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटर पॉइंट पे हो जाएगा V/R/R²। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, V/R/R²। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछिए, काफी सिंपल सा सर्किट दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने सीरीज पैरेलल के। तो तुम अगर ध्यान से देखो, ए और ध्यान देना, जब भी अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी फाइंड करेंगे तो उन पॉइंट्स को सबसे पहले देखना जिनके अक्रॉस अपन को फाइंड करनी है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाते हैं। पॉइंट बदलोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो ए और बी के लिए अगर मैं देखूं तो ये 3 दोनों को दोनों किसमें आ गए हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसके साथ में 3 वाला किस में आ गया, सीरीज में। और जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनके लिए सीधा सीधा रिलेशन लगा सकता हूँ मैं, C1 C2/C1 + C2। तो यहाँ से C1 की वैल्यू है, मैं यूनिट एक साथ रख दूंगा, 3 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड अपॉन C1 + C2 हो गया 9। तो 18/9 से दिस इज 2 माइक्रोफेरेड। तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 2 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। देखो आपसे क्या बोला, ये डाइपोल है, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 3 से 6 सेंटीमीटर हो गया। और इसी के एक्सेस पे एक पॉइंट है P, जहाँ जिसकी डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है।
और तुम अगर ध्यान से देखो तो डाइपोल क्या लिया था अपन ने, ये माइनस क्यू यहाँ प्लस का क्यू, इनके बीच का सेपरेशन मान लो डी है। अगर इसके सेंटर से किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं वेयर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो ये शॉर्ट डाइपोल था। और शॉर्ट डाइपोल के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी पड़े हुए हैं, पोटेंशियल के भी फॉर्मूले पड़े हुए हैं। एक जनरल एंगल अगर मैं डाइपोल्स के पी वेक्टर से डाइपोल की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे देखूं तो जनरल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, के पी डॉट आर बाई आर क्यू, या बोल सकते हो कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सीधा सीधा इस रिलेशन को काम में लेके अपन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा है फील्ड पॉइंट का एंगल विद पी वेक्टर, माइनस पी से नहीं, पी की डायरेक्शन से। बट ये फॉर्मूला वहां वैलिड था जहां ये शॉर्ट डाइपोल था। फिलहाल अगर तुम ध्यान से देखो तो D6 है, R5 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस है वो सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, तो इसमें मैं शॉर्ट डाइपोल के ये फॉर्मूले अप्लाई कर ही नहीं सकता, वैलिड नहीं होंगे। तो क्या करें, तो सिंपल इनको पॉइंट चार्ज मानते हुए आपको डील करनी पड़ेगी। इन दोनों को पॉइंट चार्ज मानते हुए, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, इस रिलेशन को काम में लेकर पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक, तो देखते हैं जरा सॉल्यूशन। हाँ भाई, तो ये 5 ये 3, तो दिस सेपरेशन विल बी 2 सेंटीमीटर। तो प्लस के क्यू से इस पॉइंट का सेपरेशन कितना हो गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। और माइनस क्यू से इस पी पॉइंट का सेपरेशन हो गया 3 and 2 8 सेंटीमीटर। अब किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर अपन को पोटेंशियल फाइंड करना हो, ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो तो क्या होता है, के क्यू बाई आर। अब चार्ज प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ भाई, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, दो चार्ज दोनों की वजह से फाइंड करते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के प्लस का क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस है 3, क्यू से डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे के माइनस क्यू बाई, और इस माइनस क्यू से डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और कोई चार्ज नहीं है तो यही पोटेंशियल हो गया। अब इसने अपन को पोटेंशियल जो पूछा है वो 10 की पावर 2 के मल्टीपल में पूछा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से के क्यू कॉमन ले लेते हैं, चलो यह बन गया 1/2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से अपन ने डिवाइड कर दिया, या माइनस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। ये वोल्ट में चल रही है, वैसे यूनिट में वैल्यू, तो ये हो गया 100/2 माइनस 100/8। तो के क्यू 100 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम 8, दिस वैल्यू इज 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3 kQ/8 इंटू 100 वोल्ट। अब आपसे जो पोटेंशियल पूछा है वो 100 के मल्टीपल में पूछा, तो 100 के मल्टीपल में कितनी वैल्यू आ रही है, 3 kQ/8। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, 3 kQ/8, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया, प्रॉपर्टी पूछ ली कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, इसकी डायरेक्शन में जाने पे v घटेगा, इसके अपोजिट में जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा। पर अगर इसके परपेंडिकुलर जाया जाए तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिनके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ध्यान देना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाएंगी, तो 90 डिग्री। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। फिर से हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान देना जब भी आपको स्फीयर बोले और कुछ भी ना बोले तो मन से कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं मानना है। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन करेगा कि कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है। हाँ, अगर सॉलिड स्फीयर बोल दे, कुछ भी ना बताए आपको, तो अपन बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करते चलते हैं फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे बोला है टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, कि एक हॉलो स्फीयर है ये r1 रेडियस का, और एक और कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस r2 का। और आपसे बोला है r1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r2, ये काफी लार्ज स्फीयर है। हैव इक्वल चार्ज, दोनों पे चार्ज भी सेम है, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, और पोटेंशियल पे कमेंट करवाइए। ठीक है,
तो अगर मैं फर्स्ट वाले का पोटेंशियल लिखूंगा V1 तो कितना हो जाएगा KQ/R1, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है KQ/R1। अब कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कहे या कंडक्टर की सरफेस के लिए कहे, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर हर जगह का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस का होता है। यहाँ इसके लिए अगर मैं कहूँ तो V2 क्या हो जाएगा KQ/R2। अब दोनों के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो KQ तो सेम है, सीधा सीधा R पे वेरिएशन आएगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल है KQ/R, Q सेम है तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों का ही सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है, ठीक है। हालांकि इसको मेंशन करना चाहिए कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस में वेरी करेगा, नेगेटिव होगा तो माइनस में वेरी करेगा, तो उस हिसाब से अपन कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं प्लस का मानते हुए आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्लस है तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका वोल्टेज पॉजिटिव में कम होगा, तो इसकी रेडियस ज़्यादा है तो 1 की रेडियस ज़्यादा है तो इसका पॉजिटिव में कम होगा, इसकी रेडियस कम है तो इसका पॉजिटिव में ज़्यादा होगा। पॉजिटिव में कम होना मतलब कम होना ही हो गया, पॉजिटिव में ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा होना ही, तो 2 का वोल्टेज ज़्यादा होगा 1 से, तो मैं कहूँगा स्मॉल वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लार्ज वाले का कम होगा। ऑप्शन देखते हैं, इक्वल बोथ द स्क्वायर्स, ये तो वैसे ही नहीं है। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेयर, नहीं भाई कंडक्टर है बस। ठीक है, कौन सा कॉपर है या फिर हमारे पास स्टील है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मोर ऑन बिगर स्पेयर, नहीं भाई, मोर ऑन स्मॉलर स्पेयर, तो स्मॉलर स्पेयर पे क्या होगा, हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल होगा 2। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। अब बात आती है कि सर आपने अगर ये माइनस होता तो क्या होता। अगर माइनस होता तो इसमें रिलेशन में जो V इक्वल टू KQ/R अपन ने काम में लिया है, तो यहाँ पे माइनस KQ/R लिखते हैं अपन। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल हो जाता -R के, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका नेगेटिव में कम होता, तो नेगेटिव में कम होने का मतलब तो ज्यादा होना ही हो गया, तो फिर सारी कहानी बदल जाती। फिलहाल इसने बोल दिया कि चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो क्यू को इसने, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में ले लिया, सीधा सीधा रेडिएशन से वेरिएशन देख दिया। हालांकि इसको मेंशन करना चाहिए कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है, तो यहाँ पॉजिटिव मानते हुए आंसर निकाला गया है। क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A capacitor of capacitance C equal to 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery B as shown in figure A। ये फिगर ए है, इसमें कैपेसिटर को क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। जैसे चार्ज करोगे, यहाँ का मैं 0 मान लूँ तो यहाँ का भी 100, यहाँ का भी 100, तो ये जो कैपेसिटर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट आ गया और ये चार्ज हो गया। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर सी है तो इस पर आ गया हमारे पास प्लस का 100C हाई वोल्टेज पे, और इस पर क्या आ गया माइनस का 100C, क्योंकि Q इक्वल टू सी बी में बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर होता है, Q होता है चार्ज। अब जो हाई वोल्टेज पे प्लेट होती है कैपेसिटर की उस पर पॉजिटिव चार्ज, लो वाली पे नेगेटिव चार्ज। अब आगे क्या कहा है, सी की वैल्यू 900 पिकोफैरेड है ना, मैं एक साथ वैल्यू रख दूंगा इसकी। Then it is connected from battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad, और आपसे पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम कितनी होगी। कि अब इसको अपन ने क्या किया, एक आइडेंटिकल न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो बोला इस सिस्टम में कितनी एनर्जी बनी होगी। इससे पहले हल्का सा मैं जरा फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें, कि जब भी अपन एक कैपेसिटर है मान लो C1 कैपेसिटेंस का, और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस V1, दूसरा कैपेसिटर है C2 का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2। अब मैंने इसके प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, मतलब सेम पोलरिटी में कनेक्शन किया। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है और एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेते हैं दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या आता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर ये सेम पोलरिटी में, अगर ये माइनस अपोजिट में होते तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस। फिलहाल क्वेश्चन में हमको जो है वो सेम पोलरिटी में दे रखे, तो मैं कह सकता हूँ इस पर क्या था, हमारे पास पहले पोटेंशियल डिफरेंस था प्लस का, इस पर था 100 वोल्ट, इस पर कुछ है ही नहीं, ये न्यूट्रल है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस V1 को मैं 100 वोल्ट कह देता हूँ और इसके V2 को 0। फाइनली ये दोनों को दोनों कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेंगे, तो दोनों के अक्रॉस एक B' हो जाएगा। उस B' की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले से, तो C दोनों के लिए सेम है, तो C इंटू वी प्लस C इंटू दूसरा न्यूट्रल है अपॉन 2C, C1 प्लस C2 से, तो ये आ गया 50 वोल्ट। तो फाइनली दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा 50 वोल्ट। इस पे भी 50 वोल्ट होगा और इस पे भी 50 वोल्ट होगा, ये प्लस नहीं माइनस होगा ना, तो फाइनली दोनों में 50-50 हो गया।
अब इसने क्या पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है सिस्टम में भरी हुई, तो दोनों की एनर्जी निकाल के टोटल कर देते हैं। पहले वाले में एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी 50 का स्क्वायर, और दूसरे वाले में स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ सी इसके अक्रॉस 50 का स्क्वायर, तो टोटल हो गई सी इंटू 50 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू है 900 पिको फेरेड, मतलब 10⁻⁻12, और 250 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500। तो ये वैल्यू आ गई 25 इंटू 9 से 225 इंटू 10⁻⁻8 जूल। फर्दर इसको मॉडिफाई करते हैं तो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल विल बी द स्टोर्ड एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स the distance between two plates of a parallel plate capacitor is doubled and the area of each plate is half if C is the initial capacitance, final capacitance पूछी है। तो देखो, अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया है A, बीच का सेपरेशन है D, इसमें वैक्यूम भरा हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर इसमें मीडियम भर दिया जाए पूरे के अंदर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो यहाँ पे K से भी मल्टीपल कर देंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहले इसकी कैपेसिटेंस जो थी वो कितनी थी, हमारे पास C थी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू C थी। अब उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। डिस्टेंस को तो डबल कर दिया उनके बीच में, 2D हो गया। एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, एरिया कर दिया हाफ। अब नई कैपेसिटेंस पूछे, तो नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी डैश नया एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन में नया सेपरेशन, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो साफ साफ देख सकता हूँ पहले के कंपैरिजन में 1/4 रह गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस of two capacitors are 3 and 16 microfarad when they are connected in series and parallel respectively, each capacitance find करनी है। मैं मान लेता हूँ दोनों कैपेसिटेंस हैं, एक तो है C1 और एक है C2। अब जब दोनों को किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में, तो 3 आई, और पैरेलल में किया तो 16 आई। देखो पैरेलल में क्या करते हैं अपन, सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड करके, जो कि दे रखा है 16, और सीरीज में क्या दे रखा है 3, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट, और यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाए थे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कितना दे रखा है 3 माइक्रोफेराड, और आपसे C1 C2 पूछा। बेसिकली दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, बस इसको सॉल्व करना है। अब बस केवल मैथ का पार्ट है, तो देखिए जरा कैसे मैथ लगाएंगे। मैं C1 C2 को चलो एक्स और वाई मान लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, और यहाँ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है। एक्स प्लस वाई की जगह मैं 16 रख देता हूँ, तो एक्स इंटू वाई आ गया 48। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना, तो अब क्या कीजिए, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से x प्लस वाई की जगह रख सकता हूँ 48 अपॉन एक्स इक्वल टू 16। सॉल्व करते हैं इसको, x एलसीएम ले लिया, तो ये आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 48 इक्वल टू 0। सॉल्व करते तो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, -4ac 8 है 48 है ना, अपॉन 2 है। तो सॉल्व करते हैं फर्दर इसे, तो 16 प्लस माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 256 माइनस 48 इंटू 4 192 बाई 2, 256 माइनस 192 इज 64। तो ये वैल्यू आ गई x की यहाँ से 16 प्लस माइनस 8/2। अब एक बार तो प्लस ले लेते हैं, एक बार प्लस काम में ले लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
24/2 से 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, एक बार माइनस काम में लेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 से 4 माइक्रोफेरेड। ठीक, एक बार चलो ये वैल्यू यहाँ भी रख के देख लेते हैं। इसमें y इक्वल टू कितना आ रहा है, 48/x। तो जब मैं x की वैल्यू 12 ले रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग y आएगा हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड। x की जगह 12 रख के देखो, और अगर मैंने x को 4 माना तो y क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब बेसिकली पेयर हो गए कि दोनों में से एक तो 12 होगा, दूसरा 4 होगा। अब x12 भी हो सकता है, y भी 12 हो सकता है। x12 होगा तो y 4 रहा होगा, x4 रहा होगा तो y 12 रहा होगा। तो ओवरऑल दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या आ गई, एक की 12 और एक की 4। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते कौन सा हमारे पास, 12 एंड 4। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 6 चार्जेस q माइनस क्यू, q माइनस क्यू एंड q, ये अरेंजमेंट दे रखा है अपन को, आर फिक्स एट द कॉर्नर ऑफ अ हेक्सागन ऑफ साइड d एज shown in the फिगर। अब हेक्सागन की क्या खास बात होती है कि सेंटर से अगर मैं देखूं, ये हमारे पास हेक्सागन है, तो इस हर एक पार्ट जो है 6 पार्टों में डिवाइड हो गए, हर एक पार्ट सेंटर पे बराबर एंगल बनाएगा। टोटल एंगल है 360 डिग्री। तो बाई 6 करेंगे तो हर एक के एंगल में आ जाएगा 60 60 60 60। ये सारे के सारे टुकड़े अपने आप में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो जितनी ये साइड है उतनी ही हमारे पास सेंटर से हर कॉर्नर की डिस्टेंस होगी। अब इसने क्या कहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट टू द सेंटर फ्रॉम द हेक्सागन फ्रॉम इन्फिनिटी। बोला है कि एक क्यू नॉट चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आऊँ तो यहाँ रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक्शनल को जो वर्क करना पड़ता है किसी चार्ज को लाने में, दैट इज क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब क्यू नोट को लेके आना है, फाइनली कहाँ पे लेके आना है, सेंटर पे। तो फाइनल पॉइंट तो हो गया सेंटर वाला, तो सेंटर का पोटेंशियल लिख लेंगे। इनिशियल इन्फिनिटी पे था तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हैं अपन, 0। अब बस तुम्हें सेंटर का पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए जरा सेंटर का पोटेंशियल, हाँ भाई, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस में यहाँ कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर। दोनों का खत्म, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऐड करोगे 0 आ जाएगा। आर की वैल्यू डी हो गई, तो इस प्लस क्यू की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई डी। इस माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाई डी, दोनों का 0 हो गया। सिमिलरली प्लस का के क्यू बाई डी आएगा, माइनस का के क्यू बाई डी, इनका भी 0। प्लस का के क्यू बाई डी, माइनस का के क्यू बाई डी, सबकी वजह से देखो तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 आ गया। इन्फिनिटी पे भी 0 था, तो डिफरेंस 0 होने की वजह से वर्क भी कितना आ गया, 0। तो इन्फिनिटी से क्यू नोट को सेंटर तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। 10th का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे अगर बात करूं मान लो HCl का सॉल्यूशन, उसमें H प्लस भी है, Cl माइनस भी है। तो यहाँ ऑलरेडी प्लस इक्वल एंड अपोजिट प्लस माइनस है, तो ऑलरेडी यहाँ डाइपोल्स अवेलेबल होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने आप में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर में क्या होते हैं, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर लगभग एक ही पॉइंट पर आ जाता है, कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वही नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट 0 होता है नॉन पोलर में। ठीक है, अब दोबारा सुनिए, पोलर में क्या होता है, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अगर मैं टोटल डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो पोलर में हर एक मॉलिक्यूल का तो होता है, बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन हर एक का सम करने पर नेट 0 आ जाता है। अब यहाँ तो हर एक का ही नहीं है, तो वेक्टर सम भी 0 ही आएगा। फिर से कह रहा हूँ, पोलर में इंडिविजुअल का तो पी होता है, बट रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट 0 हो जाता है। अब जैसे ही दोनों मटेरियल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, तो डाइपोल की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अचीव करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना चाहता है। तो इसमें जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जितने भी मॉलिक्यूलर डाइपोल हैं वो साथ उनमें से काफ़ी सारे क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली नॉन पोलर में अगर बात करें तो यहाँ भले ही डाइपोल नहीं था पहले से, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे प्लस पे फोर्स लगेगा ई की डायरेक्शन में,
नेगेटिव पे लगेगा ई के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से खिंचाव आएगा और फाइनली इसमें डाइपोल्स क्रिएट होंगे। तो नॉन पोलर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल क्रिएट होंगे और उन डाइपोल की टेंडेंसी होगी टू अलाइन अलाउंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो पोलर और नॉन पोलर दोनों में ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट अगर विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पोलर में इंडिविजुअल का डाइपोल होता है टोटल यहाँ भी जीरो, नॉन पोलर में इंडिविजुअल का जीरो और टोटल भी जीरो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस, मॉलिक्यूल्स की बात करा, पूरे मैटर की नहीं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हर एक का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, सही बात है। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, नो, हर मॉलिक्यूल की बात करा, टोटल की नहीं, तो हर मॉलिक्यूल का तो नॉन जीरो है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हर एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है, टोटल की नहीं। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास तो डाइपोल मोमेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे ना रहे। ये कह रहा है कि केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर ही आएगा, गलत बात हो गई। तो एक्वायर्स अ डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके पास तो मैग्नेटिक फील्ड लगाओ चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, उससे पहले भी इंडिविजुअली अवेलेबल होता है। तो केवल ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। आपसे कहा है कि ये एक चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 है, q1 चार्ज मान लेते हैं। ये एक चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस r2 है, इस पे q2 चार्ज मान लेते हैं। अब इनको जैसे ही अपन कनेक्ट करेंगे तो बोला इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो बताइए। देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही आप इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करोगे तो इस कंडक्टर का और इस कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे तुम कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के दोनों हमारे पास सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। क्योंकि जैसे इनको टच में किया तो अभी अलग अलग कंडक्टर होने की बजाय एक ही कंडक्टर हो गया और कंडक्टर एक ही पोटेंशियल सरफेस होता है। तो अपने दोनों जगह का पोटेंशियल सेम करने के लिए फाइनली ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराएगा और इन द एंड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एक चीज की गारंटी है कि जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका अगर V1 है, इसका अगर V2 है, V1 डैश एंड V2 डैश, तो आफ्टर कनेक्टिंग गारंटेड V1 डैश और V2 डैश बराबर होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसका चार्ज Q1 डैश मान लूँ, इस पे चार्ज Q2 डैश मान लूँ, तो K Q1 डैश बाई R1 बराबर होगा K Q2 डैश बाई R2 के। तो यहाँ से आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस का रेशो तो आ गया हमारे पास R1 बाई R2 रेडियस के रेशो में, बट इसने चार्जेस का रेशो नहीं, सिग्माज का रेशो पूछा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो निकालते हैं। मैं मान लेता हूँ इस पे हो गया सिग्मा 1, एक में डेंसिटी हो गई सिग्मा 2। तो Q1 को क्या लिखा जा सकता है? Q1 से सिग्मा से अगर अपन को चार्ज फाइंड करना तो चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो Q1 को लिख सकता हूँ मैं सिग्मा इंटू इस स्फीयर का एरिया, Q2 को लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू दूसरे स्फीयर का एरिया इक्वल टू R1 बाई R2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से साफ साफ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? R1 बाई R2 से एक R1 बाई R2 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके R2 बाई R1। तो सिग्माज का रेशो तो R2 बाई R1 होगा। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A parallel plate capacitor has a uniform electric field in space between the plates। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। सेपरेशन है D, प्लेट्स का एरिया है A, एनर्जी स्टोर पूछिए। तो देखो अपन को रिलेशन पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो हाफ CV स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, Q स्क्वायर अपन 2CV से भी निकाल सकते हो, लेकिन अंतर इतना फिर बाद में आपको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं सीधा रो से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक ही टर्म में होता है। अब अगर ई यूनिफॉर्म है तो सीधा सीधा स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए रो इंटू वॉल्यूम कर देंगे क्योंकि रो यूनिफॉर्म है। अगर ई नॉन यूनिफॉर्म होगा तो रो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब मैं सीधा रो इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकता, अब पहले मेरे को एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर रो से मल्टीपल करके छोटी सी स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी, फिर इंटीग्रेट करके टोटल आएगी। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो रो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो स्टोर्ड एनर्जी सीधा सीधा कह सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू सेपरेशन डी से
ए इंटू डी इतनी एनर्जी भरी हुई होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। A dipole is placed in electric field as shown in which direction will in which direction will it move। ठीक है, आपको क्या कहा है कि एक डाइपोल है हमारे पास, उसको इस तरह की ओरिएंटेशन में रखा गया और आपसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करवाई है। अब ध्यान से देखो तो एक तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो पहले तो फोर्स पे कमेंट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पर तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ Q इंटू E1। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E2। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Q से कम डिस्टेंस पे, या बोल दो जब फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ वाला कम होगा, मतलब E1 ज़्यादा E2 कम है। तो E1 ज़्यादा तो राइट में फोर्स ज़्यादा है, लेफ्ट में फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट। इस डाइपोल पे अगर कहूँ तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट। डाइपोल भी बनाए तो माइनस से प्लस की तरफ, ये डाइपोल है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट है। टॉर्क की अगर बात करूं तो फ्री बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है। इस डाइपोल के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा, और दोनों ही फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो रही है, तो दोनों फोर्सेस का टॉर्क भी जीरो आर क्रॉस एफ से। तो मैं कह सकता हूँ इस पे नेट फोर्स तो नॉन जीरो है, बट नेट टॉर्क क्या है, जीरो। अब वेलोसिटी वगैरह है नहीं, तो चलाने के लिए फोर्स और टॉर्क ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉर्क भी जीरो हो गया तो इसका रोटेशन मोशन तो होने से रहा, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो ये पूरा का पूरा डाइपोल जो है वो फोर्स की डायरेक्शन मतलब राइट की डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, तो ये टुवर्ड्स राइट मोशन करेगा, टुवर्ड्स राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी पे भी कमेंट करनी है, तो यू देखिए जरा। अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल इधर है, ई है आगे की तरफ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी डॉट ई से माइनस पी का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड, पी और ई अपोजिट में है तो cos 180। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई प्लस का पी, क्योंकि cos 180 होता है -1। अब p तो कांस्टेंट हो गया। अब देखो इसमें फोर्स किधर लग रहा है, डाइपोल पे राइट की तरफ। अब डाइपोल पे फोर्स राइट की तरफ लग रहा है तो डाइपोल दूर की तरफ जाता जाएगा, और जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो ई घटेगा, तो ई घटेगा तो यू भी घटेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डाइपोल जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा, और घटती हुई मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी से मूव करेगा, तो टुवर्ड्स राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछी है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, एक बढ़िया मेथड बताता हूँ, सुनिए जरा। देखो इसमें आपको अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से सी चला, ठीक है, ये दोनों अगर कैपेसिटर नहीं होता तो ये दोनों पैरेलल में हो जाते। तो जब भी आपको ऐसे समझ में नहीं आए कि किस कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, आप ढूंढ नहीं पाओ, तो सीरीज पैरेलल कैसे ढूंढते हैं उसका सिंपल मेथड बताता हूँ कि जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है उनको बैटरी से जोड़ दो। मान लो वो किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से, और हर जगह का पोटेंशियल लिख दो। जैसे यहाँ का जीरो तो यहाँ का भी जीरो, यहाँ का जीरो तो यहाँ का भी जीरो। अगर किसी पॉइंट का नहीं पता हो तो एक्स वाई जेड मान देते हैं। तो जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है उनको बैटरी से जोड़ दिया, ये V और ये जीरो। अब बाकी कैपेसिटर्स को देखो किस किस के बीच में, तो ये C है V और जीरो के बीच में, ये वाला V और जीरो के बीच में। ये दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया, डिफरेंस जीरो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको हटा सकते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, C इक्विवेलेंट विल बी 2C, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। आपसे कहा स्मॉल आर रेडियस की 27 ड्रॉप्स हैं और हर एक को V वोल्ट से जो है वो चार्ज किया गया है। चलो मैं इसको V नोट नाम दे देता हूँ, 220 वोल्ट से। तो हर एक पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी वी, यहाँ C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटे ड्रॉप के लिए, स्फेरिकल ड्रॉप के लिए कितनी होती है, 4πε0r। तो C इंटू वी हर एक पे चार्ज है। अब इन्होंने कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बना ली जिसकी रेडिएशन मान लो कैपिटल आर, और बोला इसका पोटेंशियल कितना होगा। चलो पहले तो मैं कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन निकालता हूँ। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3πr³, तो 27 का हो जाएगा इंटू 27, और इतनी सारी ड्रॉप्स का जितना वॉल्यूम हो उतना इस बड़ी ड्रॉप का होगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन से।
तो यहाँ से क्यूबिक रूट लेने पे कैपिटल आर की वैल्यू आ रही है 3r। तो एक चीज़ तो क्लियर है, लार्ज ड्रॉप की रेडियस 3 टाइम्स हो जाएगी, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4πε0 कैपिटल आर से 3c। मतलब एक छोटी ड्रॉप की कैपेसिटेंस अगर c है तो बड़ी ड्रॉप की 3c हो जाएगी। अब अपन से तो पोटेंशियल पूछा है, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि देखो पूरे सिस्टम का जितना चार्ज शुरुआत में होगा उतना ही चार्ज फाइनली होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। तो एक ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा छोटी वाली का, c इंटू वी नॉट, और ऐसे 27 ड्रॉप्स हैं। तो ये तो चार्ज इनिशियली था। फाइनली पूरा चार्ज एक ही ड्रॉप पे आ गया, तो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज कितना लिखोगे, बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस इंटू बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि अपन को फाइंड करना है। वैल्यू रखते हैं बस, c से c कैंसिल, तो 9v0 इक्वल टू बी डैश। तो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो स्मॉल ड्रॉप के कंपेरिजन में 9 टाइम्स ज्यादा होगा। अब v0 की वैल्यू रख देते हैं, तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आ गया, 1980 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। देखो डाइपोल मोमेंट पी दे रखा है ऐसा यूनिट में। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल at a point at distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle of 60 degree with the dipole axis। क्वेश्चन समझना, ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p गिवन है। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ r की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि p से x से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पोटेंशियल पूछा, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब शॉर्ट डाइपोल की वजह से, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल बोल भी दिया तो वो फॉर्मूले लग भी सकते हैं। शॉर्ट डाइपोल की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, के पी डॉट आर बाई आर क्यूब, या बोल सकते हो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सीधा वैल्यू फॉर्मूला लगाना है बस। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 गिवन है, पी की वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर -9 गिवन है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू कॉस 60 से 1/2 हो गई, आर दे रखा 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36। तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है हमारे पास, 9 से ये जाएगी हमारे पास 0.04 टाइम्स। ठीक है, इससे ये खत्म। इसको ऊपर सॉल्व करें तो हो जाएगा 1600 अपॉन में 4 इंटू 2, तो 200 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज ए मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड। एक पीपीसी है जिसके अंदर एयर भरी हुई है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि एयर के लिए लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 3 माइक्रोफेरेड। अब बोल दिया इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी के की स्लैब भर दी, तो अपन को पता है कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाती है, के टाइम्स, जो दे रखी है 30 माइक्रोफेरेड। के पूछा, क्योंकि परमिटिविटी, सॉरी के नहीं पूछा, परमिटिविटी पूछी। पहले एक बार मैं के निकाल देता हूँ। तो ये दे रखी है अपन को 6 माइक्रोफेरेड, अब ये हो गई 30। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 टाइम्स हो गई। चाहो तो यहाँ वैल्यू रख के देख लो, तो के की वैल्यू आ गई 5। तो मैं कह सकता हूँ इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी है 5। इसने रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछी है, इसने परमिटिविटी पूछी है। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालते हैं अपन, वैक्यूम की परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। अब वैक्यूम की होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जो कि गिवन भी की है। बस इसको 5 से और मल्टीपल करना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 44.25 इंटू 10 की पावर -12 ऐसा यूनिट, या फर्दर अगर देखें तो 0.44 इंटू 10 की पावर -10 ऐसा यूनिट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, इस क्लास की पीपीटी जो है, जो आपको ये दिखाई दे रही है सारे क्वेश्चंस की, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।